साथियों, जब भी कभी हम अपने आसपास देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जर्नल देखते हैं, तो कई बार कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है। जैसे जीआईएस क्या होता है, जीपीएस क्या होता है, कार्टोग्राफी क्या होती है, मैप कैसे बनता है। तो ये सारे सवाल हैं जो आम लोगों के मन में आते हैं और मेरे मन में भी ये सवाल आए और इन सवालों को लेकर मैं ज्योग्राफी के हमारे शिक्षक हैं उनके बीच आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की ये वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज हमारे साथ जिन विषयों पर मैंने अभी शुरुआत में बात करी उस पर चर्चा करने के लिए हैं प्रोफेसर MS पवार, जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के हेड हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो सर, जो जैसा कुछ सवाल हैं आम छात्रों के या आम जनजीवन के, तो हम चाहते हैं कि आप उनका जवाब दें। और सर, पहला सवाल ये है कि सर, जो आज का जो करंट सिनेरियो है उसमें ज्योग्राफी की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, भूगोल एक ऐसा विषय है जो कि माना जाता है कि सभी विषयों की जननी है। मुख्य रूप से भूगोल के अंदर हम जहाँ एक और प्राकृतिक और भौतिक दशाओं का अध्ययन करते हैं, वहीं जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय ज्ञान है, मानवीय सक्रियता है और मानव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप इस पृथ्वी धरातल के ऊपर संचालित हो रहे हैं, उनका अध्ययन करते हैं। क्योंकि जो प्राकृतिक दशाएं हैं और प्रकृति है, वो सदियों से भूगोल का, अगर आप कहें भूगोल विषय है, तो भूगोल विषय का अस्तित्व उस दिन से ही प्रारंभ हो गया जिस दिन से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आप ये मान के चलिए कि ये विषय उसी दिन से ही इसका अध्ययन और इसके बारे में इसकी जानकारी और इसकी सूचनाएं जो हैं वो एकत्रित की जा रही हैं। भूगोल में सबसे बड़ा जो पक्ष है इसका, वो ये है कि ये आप जानते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है और उसी तरह से मानव और मानव की क्रियाएं भी परिवर्तनशील हैं। जहाँ एक और प्रकृति मानव की क्रियाओं को, मानव के क्रियाकलापों को, उसके ज्ञान की अभिवृद्धि को सीमित करना या उसको नियंत्रित करने में एक सफल योगदान है प्रकृति का, वहीं प्रकृति स्वयं में भी परिवर्तित होती रहती है। जी सर। ऐसे प्रकृति के बहुत सारे बल हैं, फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस प्रकृति में चेंज करने में, प्रकृति को चेंज करने में जो है सक्षम है। अब सदियों से लेकर के, जब से इस पृथ्वी की रचना हुई, तब से लेकर के वर्तमान तक क्या क्या इस भौतिक कारकों में और भौतिकीय दशाओं में, इस भौतिक विश्व में कौन कौन से घटनाएं और प्रघटनाएं हुई हैं, कौन कौन सी विवर्तनिक गतियां और ऐसे जो ताकतवर शक्तियां जो हैं वो संचालित हुई हैं, भूगोल उसका अध्ययन करता है। भूगोल उसके अध्ययन करने में सक्षम है। दूसरा, जो भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा के रूप में भी है, एक बहुत बड़ी ब्रांच भी है ये, जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब प्रकृति और प्राकृतिक कारकों को परिवर्तित करने में और उनको जो है अपनी आवश्यकता अनुसार उनके साथ में समायोजन करने में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य एक तो प्राकृतिक शक्तियों से संचालित होता है, दूसरा उन पर नियंत्रण करके अपने आप को समायोजन भी करता है उनके साथ में। तो ये पूरा विषय कि कौन कौन सी मानव के द्वारा किस किस तरह से प्रकृति के साथ में समायोजन किया गया और उस समायोजन के द्वारा जो परिणाम हमारे सामने सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में आता है, वो उसका अध्ययन भी हम कहीं मानवीय भूगोल में करते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययन करते हैं तो वो भौतिक भूगोल है। उसमें भौतिक विश्व है, उसमें भौतिक कारक हैं, उसमें जो है भौतिकीय बनावट हैं, उसमें भौतिकीय दशाएं हैं, उसमें प्राकृतिक घटनाएं हैं। वो सब एक
बहुत बड़ी शाखा है। उसमें सामुद्रिक विज्ञान है, उसमें जलवायु विज्ञान है, उसमें मृदा मिट्टी का अध्ययन है, उसमें जो है धरातल और जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक और भू आकृतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है। ये सब एक शाखा के रूप में जिसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। मानव के क्रियाकलापों से संबंधित मानवीय भूगोल है, और इसमें जैसे फ्रेडरिक रेडजेल, कार्ल रिटर, ये इसके फादर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, जिन्होंने कहा कि जो मानव है वो प्रकृति की उपज है। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मानव प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि मानव को प्रकृति ने ही बनाया है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव मानव के जीवन पर, उसके स्वरूप पर, उसकी व्यवहार और दिनचर्या पर जो है पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग ऊंचाई में कम होते हैं, कम हाइट के होते हैं, गठीले शरीर के होते हैं, थोड़ा ईर्ष्यालु होते हैं, इसके अलावा भोले और ईमानदार होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कश्मीर के जो डल झील के निकट के जो हांजी प्रजाति के लोग हैं, हांजी जाति के लोग हैं, उनके कंधे चौड़े होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो सीधे डल झील में चप्पू चलाते हैं, तो वो चप्पू चलाने का जो प्रभाव उनके शरीर और शारीरिक बनावट पर पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उनके व्यवहार में, उनके सोच में, उनके ज्ञान में, उनके क्रियाकलापों में, उनकी खेती करने के तरीकों में, उनकी जंगल से वस्तुओं को संग्रह करने में, उनकी सोच में ये बिल्कुल अंतर होता है। इसीलिए आपने देखा कि कैसे प्राकृतिक दशाओं का मनुष्य की भौतिकीय बनावट पर प्रभाव पड़ा है। इसीलिए आप देखते हैं बड़ी बड़ी 3 रेसेस जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर हैं, काकेसाइड है, मंगोलाइड है और निग्रोइड है, और ये तीनों शारीरिक रूप से बिल्कुल अलग हैं। काकेसाइड को आप देखेंगे बिल्कुल गोरे होते हैं, लहरदार बाल होते हैं, और उनके जो हैं वो होता है, उनकी हाइट लंबी होती है, सोच उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनके वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं काम करने में, और एक जिसे हम कहते हैं कि टेक्निकल माइंड के लोग होते हैं। निग्रोइड बिल्कुल अलग होते हैं। निग्रोइड जो है बिल्कुल काले होंगे, बाल उनके घुंघरालू होंगे, चेहरा और वो जो है उनका पूरा शरीर बिल्कुल काला होता है, क्योंकि वो उस जलवायु प्रदेश में रहते हैं जो बहुत उष्ण है। इसी तरह से मंगोलाइड को आप देखेंगे, छोटी आँखें हैं, चपटी नाक है, इसके अलावा गौर शरीर है, हाइट कम है और काले बाल होते हैं, और वो लोग जो हैं वो हमेशा एक अपने कार्य के प्रति जो है उनका एक समर्पण, डिवोशन जो है और डेडिकेशन जो है उनका होता है। जापानीज़ को आप देख सकते हैं, चाइनीज़ को आप देख सकते हैं, सब मंगोलाइड प्रजाति से रिलेटेड लोग हैं। तो प्राकृतिक दशाओं का सीधा प्रभाव मानवीय जनजीवन, उनके क्रियाकलाप और उनकी क्रियाओं पर पड़ता है, और उनकी शारीरिक बनावट है उस पर सीधा प्रभाव जो है वो दिखता है। ऐसी बहुत सारी शाखाएं भूगोल की, मानव भूगोल के अंदर हैं, जिसमें आर्थिक भूगोल है, जिसमें पर्यावरण भूगोल है, जिसमें अधिवास भूगोल है, ग्रामीण भूगोल है, नगरीय भूगोल है, व्यापारिक भूगोल है, या जिसमें कृषि भूगोल है, या मतलब ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं जो मानव भूगोल के अंतर्गत जिनका अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल है, कल्चरल ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा एरिया है कल्चरल ज्योग्राफी का, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स में और जगह इसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। अन्य देशों में, इन राष्ट्रों में जो है सांस्कृतिक भूगोल पे बहुत बड़ा काम हुआ है। थॉमस और स्पेंसर जैसे बहुत जाने माने सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता हुए हैं, जिन्होंने कि संस्कृति और पूरे प्रदेशों को जो है सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया, भाषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर, उनके पहनावे के आधार पर, और उनके निवास और निवास स्थलों के आधार पर। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन इस पृथ्वी के अंदर घटित हो रहे हैं, मुख्य रूप से, जैसे माना हम ये कहें कि परिवर्तन ऐसा नहीं है कि परिवर्तन पहले नहीं घटित हुए हैं, परिवर्तन पहले भी हुए हैं। परिवर्तन सदियों से पृथ्वी के प्राकृतिक और सामाजिक तत्वों में जो है परिवर्तन घटित हुए हैं, लेकिन पिछले लगभग औद्योगिक युग के बाद अगर आप बात करें तो औद्योगिक युग यानी 300, 350, 400 साल पहले अगर हम बात करते हैं, तो तब से जो परिवर्तन पृथ्वी के अंदर घटित हुए वो परिवर्तन बहुत तेज़ी में हुए हैं, बहुत फास्ट हुए हैं, बहुत रैपिड हुए हैं। और जब भी कोई परिवर्तन रैपिड होता है या बहुत फास्ट होता है तो समाज
अगर प्रकृति में कुछ इस तरह के परिवर्तन बहुत तेज और बहुत फास्ट होते हैं, रैपिड होते हैं, तो जो मानव समाज है या जो मानव समुदाय है वो उन परिवर्तनों को उनका सामना करने के लिए वो जो है तत्पर नहीं होते, तैयार नहीं रहते हैं इस तरह के परिवर्तनों को सहन करने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे जलवायु परिवर्तन है, पिछले 300 साढ़े 300 साल में महसूस किया जा रहा है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कह रहे हैं, वो पूरे विश्व में महसूस किया जा रहा है। उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव, जिसमें ग्लेशियरों का पिघलना जारी है, हिमखंडों का पिघलना जारी है, तमाम जो नदियां हैं उनमें बाढ़ और इस तरह की चीज़ें, समुद्र में आप देख सकते हैं अनेक तरह के तूफ़ान और साइक्लोन्स जो हैं वो आ रहे हैं, सुनामी और अन्य जो हैं वो लगातार जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूरी हिमालयन बेल्ट जो है, अगर आप वहाँ से चलें सीधे ईरान, इराक और ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, और ये अगर आप इस पूरी बेल्ट को देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि ये लगातार अर्थक्वेक और भूकंप से ग्रसित है। भूकंप हर साल यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं जो कि तमाम तरह की जो मानवीय और संपदा की जो है संपत्ति की क्षति कर रहा है। साथ साथ में आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं पहले भी आती थी, पूर्व में भी आती रही हैं, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति पिछले 300 साढ़े 300 साल में देखी गई, जो फ्रीक्वेंसी देखी गई है कि लगातार जो हैं वो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, तो ये जो सीधा प्रभाव ये जलवायु परिवर्तन का है, क्लाइमेट चेंज का है, खेती पर इसका सीधा प्रभाव देखा जा रहा है। किसान जो है वो परेशान है। आप देख सकते हैं ज़मीन जो मिट्टी है, मिट्टी में शुष्कता बढ़ी है, पिछले समय से नमी कम हुई है, तो उत्पादन जो है गिरा है और उससे खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने है जलवायु परिवर्तन के कारण। आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव छोटे छोटे आइलैंड्स पर जो है, बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं डूबने के कगार पे हैं। हर साल ग्लेशियरों के पिघलने से जो समुद्र का तल है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर समुद्र का तल बढ़ता रहा तो हर साल बढ़ता रहेगा तो 2090 तक तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि पिछले 4 साल पहले मालदीव ने जो है अपनी जो कैबिनेट बैठक थी, जो मीटिंग थी कैबिनेट की, वो समुद्र के अंदर की। उन्होंने बताया पूरी दुनिया को कि अगर हम इसी तरीके से अगर जलवायु परिवर्तन और ये ग्लोबल वार्मिंग होती रही और इस तरह से ग्लेशियरों का पिघलना जारी रहा और समुद्र का तल बढ़ना जारी रहा तो एक दिन हम लोग समुद्र के अंदर समा जाएंगे। ये उन्होंने बताने की कोशिश की। तो ये जो संकट हैं, चाहे वो जल पर, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो यहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो पूरी तरह से जल स्रोतों पर निर्भर है, धारे और नौले जिनको कहते हैं उन पर निर्भर है। पूरा गांव और उनकी आजीविका और जीवन और जीविका सब उस पर निर्भर करती है। और उन 90% जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, उन जल स्रोतों पर निर्भर कर रही है। और आप ताजुब करेंगे कि जो रिसर्च है वो बताती हैं, हमारे ही डिपार्टमेंट की रिसर्च ये बताती है कि पिछले लगभग 10 वर्षों में जो ये धारे और नौले हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये सूखने के कगार पर हैं। और यहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या का पलायन का एक बहुत बड़ा कारण अगर माने तो वो बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये धारे, नौले, छुइया और पंधारे ये हैं, क्योंकि ये सूख रहे हैं। अब जो यहाँ के जो सेटलमेंट थे, आदिवासी थे, लोगों को जो बसावटें थी वो इन्हीं धारे नौलों के चारों तरफ रहती थी पहले पानी की उपलब्धता के कारण। अब पानी अगर सूख गया तो वो लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो ये एक प्रभाव जो है नज़र आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव आप देखेंगे, परिवर्तन जिसको मैंने कहा, जो भूगोल जिसका अध्ययन करता है, वो परिवर्तन है जनसंख्या का परिवर्तन, जनांकिकी का परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंज जिसको हम कह सकते हैं। डेमोग्राफिक चेंज इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें तो डेमोग्राफिक चेंज क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो मैदानों की तरफ शिफ्ट हो गए, मैदानों की तरफ जाने लगे हैं। उनका पलायन बहुत भारी मात्रा में उनका पलायन हुआ है। पहले चरण में और अलग अलग चरणों में ये चीज़ें संपन्न हुई। अगर आप देखें, पहला चरण जो है वो ये था कि गांव से शहरों की ओर पलायन,
अब गांव से शहरों की ओर पलायन हुआ तो गांव खाली हो गए। गांव की जो संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, जो प्राकृतिक संसाधन थे, उन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा। जो नगरीय क्षेत्र थे, मैदानी क्षेत्र थे, मैदानी क्षेत्रों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा। दोनों जगह प्रभाव पड़ा है। दुतरफा जिसको हम कह सकते हैं क्षति हुई है पलायन के कारण, माइग्रेशन के कारण। उत्तराखंड का एक एग्जाम्पल आप देखिए कि यहाँ पर जो है लगभग 88% जो क्षेत्र है वो पर्वतीय है, 12% क्षेत्र मैदानी है पूरे उत्तराखंड का। ये यहाँ का भौगोलिक और भू आकृतिक जो है वो एक आंकड़ा है। 88% पर्वतीय क्षेत्र है और 12% केवल मैदानी क्षेत्र है। और अगर आप पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 70% जनसंख्या जो है वो 12% मैदानी क्षेत्र में रहती है। रिमेनिंग जो 30% जनसंख्या है वो 88% क्षेत्र में निवास कर रही है। तो आप कल्पना करिए कि कितना असंतुलन यहाँ पर जनसंख्या का वितरण है। और जब ये जनसंख्या का वितरण इतना असमान है तो उसका सीधा प्रभाव संसाधनों पर भी है, प्राकृतिक संसाधनों पर भी है। जो मैदानी क्षेत्र हैं वो दबाव में हैं, नगरीयकरण के कारण वो दबाव में है। आप नगरों को आप देखेंगे, जो यहाँ के महानगर हैं, उत्तराखंड के महानगर हैं, जनसंख्या के सघनीकरण के कारण, सकेंद्रीकरण के कारण उन नगरों में रहना जो है दुस्साबर है, नहीं रह सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है उन नगरों में। और दूसरा, जिन क्षेत्रों से जैसे 88% क्षेत्र में केवल 30% जनसंख्या निवास कर रही है, तो वहाँ पर जंगली जानवर, आप आए दिन जो है जंगली जानवर और मनुष्य के बीच की घटनाएं आप देख रहे हैं, आए दिन हो रही हैं। उसके पीछे कारण क्या है? जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, ज़्यादा क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र थे वो बंजर के रूप में तब्दील हो गए, और जो जंगलों में जो जानवर रहते थे वो जंगल गांव के करीब आ गए, वो जंगल उनका विस्तार हो गया वो बंजर भूमि के कारण। तो उससे क्या हो गया कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, जिसको हम मानव और पशु का जो एक आपस में जो एक संघर्ष है, वो संघर्ष पिछले समय से बढ़ा है, पिछले समय से काफ़ी तेज़ी में बढ़ा है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, इस तरह की जो जनांकिकीय परिवर्तन है, उत्तराखंड बनने के बाद 2000 से 2023 तक लगभग 35 लाख जनसंख्या जो है, जो देखा गया है, वो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर बस गए हैं। और ये भी आंकड़ा कहता है, ये भी रिसर्च कहता है कि प्रत्येक वर्ष हर गांव से यहाँ 3 से 4 परिवार जो हैं प्रत्येक वर्ष जो है मैदानों की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, ये आंकड़ा बताता है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है आगे के लिए। जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, इसकी जो रिसर्चेज हैं, इसके जो अनुसंधान हैं, वो इन विषयों को जो है, इन विषयों को केंद्रित करके यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, विभाग में अध्ययन किया जाता है, भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और इन्हीं अध्ययनों से फिर आगे चल करके फिर जो है कहीं नीतियों का या समस्याओं का उजागर करना या उनका नीतियों का निर्धारण करना, ताकि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो यहाँ की वर्तमान की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भौगोलिक अध्ययनों के द्वारा, भौगोलिक शोध के द्वारा जो है उनका निस्तारण करने में कहीं ना कहीं इस विषय का योगदान हो। तो ये भूगोल का एक बहुत बड़ा योगदान है। साथ साथ में क्षेत्रीय नियोजन करना, या जैसे बहुत सारी ऐसी तकनीकियाँ, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को भूगोल विषय बहुत बेहतर तरीके से उनका उपयोग करके और वर्तमान समस्याओं के निस्तारण में जो है अपना योगदान देता है। तो सर, जैसे भी आपने इम्पोर्टेंस बताई ज्योग्राफी की, आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उत्तराखंड के को लेके या पूरे वर्ल्ड को लेके, और जो भी हमारी आज की जो पॉपुलेशन है, इस तरह का इशू आपने बताया और उसको कैसे कनेक्ट किया आपने ज्योग्राफी से रिलेटेड। लेकिन सर, एक बात ये देखा जाता है कि ज्योग्राफी बहुत पुराना सब्जेक्ट है, जैसे भी आपने बताया था। तो सर, इन रिसेंट दौरों में तब से लेके अब तक क्या क्या स्पेशलाइजेशन इसमें आई है और क्या क्या नए नए डिसिप्लिन इसमें आए हैं? हाँ, ये अच्छी बात है। पुराने, देखिए, एंसेंट प्राचीन काल में भूगोल अपने आप में कोई एक ऐसे विषय के रूप में नहीं था। शुरू में तो दर्शन शास्त्र ही, फिलॉसफी ही थी, लेकिन उन सब अध्ययनों में भूगोल अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय के रूप में आता है। आज भी हम देखते हैं कि एक भूगोल में पहले जो बात होती थी वो ये थी कि प्रकृति जो है मानवीय क्रियाओं को और उसके मानवीय जो सोच है, उसकी जो उसकी सक्रियता है, प्रकृति उस पर नियंत्रण रखती है। एक ये, और उसके फॉलोअर्स, उस स्कूल ऑफ थॉट के जो फॉलोअर्स थे, वो ये कहते थे कि भाई प्रकृति महान है, और उन
भूगोलवेत्ताओं को कहा गया, ये लगभग आप समझिए कि लगभग 19वीं सेंचुरी तक ये बात, 19वीं शताब्दी तक ये बात जो है बड़ी मजबूती से और बड़े पुख्ता तरीके से कहा जाता था कि भूगोल की मानव जो है, मानव प्रकृति का दास है, ये बात कही जाती थी। इवन भूगोल में ये भी पढ़ाया जाता था कि जो वांगो नदी है, वांगो, या ये कहा जाता था जो भारत की गंगा नदी है, ये जो है ये भारत का गंगा नदी जो है, और वांगो जो रिवर चीन की है, ये चीन का शोक है, ये कहा जाता था। ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि प्रकृति और प्राकृतिक कारक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और मानव की सोच की और मानव की वैज्ञानिक सोच की और तकनीकी खोज की जो सीमाएं थी वो बहुत सीमित थी। तो उसके कारण क्या था कि प्रकृति निश्चित रूप से प्रकृति के कारक मानव पर नियंत्रण रखते थे 19वीं शताब्दी तक। 19वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखिए कि औद्योगिक उद्योग और तकनीकी युग की शुरुआत हुई, खेती और उसके बाद में तकनीकी युग की शुरुआत हुई, मानव का जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसमें जो है काफ़ी संशोधन और उसमें उसका एडवांसमेंट होना शुरू हुआ। तो उससे क्या हुआ कि आप समझ सकते हैं कि नदी तो पहले भी बहती थी, पानी पहले भी रहता था, लेकिन मनुष्य के अंदर वो सोच नहीं थी कि इस पानी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। वो पानी केवल पीने के योग्य समझता था कि इसको पी सकते हैं, बस जिंदा रह सकते हैं इससे, लेकिन संभावनाएं तो पूरी थी। उस बहती हुई नदी के अंदर जो करंट है उसकी पॉसिबिलिटी तो उस समय भी थी, लेकिन सोच, मानव की सोच उतने आगे नहीं थी। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा तो उसने बहती हुई नदी के करंट को जो है बिजली में तब्दील कर दिया, हाइड्रो पावर में तब्दील कर दिया। तो वो जो इस तरह की जो क्रांतियाँ आई, इस तरह का जो रिवोल्यूशन हुआ, वो हम कह सकते हैं कि ये आधुनिकता की ओर बढ़ने का एक कदम था। इसी तरह से खेती में आप देखिए, पहले खेती क्या थी? सब्सटेंसिव थी, जीवन निर्वाहक थी, ज़्यादातर जीवन निर्वाह करना था वो खेती थी। लेकिन खेती का प्रसंस्करण से जब संबंध बढ़ा, जो भी उत्पादन हो रहा है उसको प्रोसेसिंग के थ्रू उसका प्रोसेस करना, माना गन्ना का पैदा हो रहा है तो गन्ने से चीनी बनाना, कपास पैदा हो रहा है तो कपास से सूत बनाना, कपड़ा बनाना। इसी तरह से जो अन्य जो धातुएं जो निकल रही हैं उस धातुओं को संशोधित करना, उनको प्रसंस्करण करना। तो ये एक बहुत बड़ा आधुनिकीकरण की तरफ विज्ञान बढ़ा। तो बात यह आई कि ये सब जो प्रकृति और प्रकृति के तत्व हैं, इनके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आया, फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आया कि प्रकृति और प्राकृतिक कारकों पर नियंत्रण किया जा सकता है। मानव जो है प्राकृतिक कारकों पर नियंत्रण करके या उनके साथ अपना समायोजन करके, उनके साथ एडेप्टेशन करके उसमें आवश्यक मॉडिफिकेशन करने की संभावनाएं उसमें रखता है। ये देखा गया कि मनुष्य के अंदर वो शक्ति है, मनुष्य के अंदर वो ज्ञान है, उसके ज्ञान में, उसकी क्रियाओं में वो ताकत है कि वो प्राकृतिक कारकों में आवश्यक संशोधन कर सकता है, प्राकृतिक कारकों में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। उस स्कूल ऑफ थॉट को कहा गया पॉसिबिलिज्म, संभववाद। प्रकृतिवाद से दूसरा एक बात उभर करके पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का मतलब देयर आर पॉसिबिलिटीज। नेचर में प्रकृति और प्राकृतिक कारकों में संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। और अगर हम उन संभावनाओं को ढूंढें, अपने ज्ञान का प्रयोग करें, अपने विज्ञान का प्रयोग करें, तो हम उन संभावनाओं से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। जी सर। तो सर जैसा भी आपने बताया कि नेचुरलिज्म और प्रकृतिवाद का किस तरीके से डिसिप्लिन में अब तक चेंज आया है, सर कई बार एक सवाल ये रहता है, यहाँ जो MSc ज्योग्राफी भी करते हैं तो जो कोई उनसे पूछता है, या MA ज्योग्राफी करते हैं, कि तो सवाल ये होता है कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो ऐसा साइंस सब्जेक्ट है या ऐसा आर्ट सब्जेक्ट है? ये तो बड़ा वैसा प्रश्न है कि भाई अब इसको किस में रखें। देखिए ये ज्योग्राफी, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। तीसरा, क्योंकि जो तीसरा मैं आपको बता रहा था कि आधुनिकता की तरफ बढ़े हैं, तो थर्ड सोच ये आई थी, इसी का आंसर है ये आपके क्वेश्चन का।
तीसरा जो सोच थी वो ये थी कि भाई ये सब इस द्वंद्व में मत पड़िए कि प्रकृति महान है, मनुष्य प्रकृति का दास है, या हम ये कहें कि नहीं, मनुष्य जो है, मनुष्य ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लिया। आप देखिए अभी भारत ने चंद्रयान जो है छोड़ा और बड़ा सफल रहा, तो ये भी तो मनुष्य की ही देन है। चंदा को हम चंदा मामा कहते थे, हम उसको कहते थे कि उसकी पूजा करते हैं आज भी, लेकिन वहाँ पर जो है भारत ने अभी चंद्रयान पहुँचा दिया, तो विज्ञान ने मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति पर विजय पाई, ये उसका बात है। लेकिन देखिए इन द्वंद्व में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो विषय ये कहता है कि हमको प्रकृति में और मानवीय क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक संतुलन है, एक संतुलन अगर हम रखेंगे तभी हम, जिसको हम कभी कभी सस्टेनेबिलिटी भी कहते हैं, चिरंतरता भी कहते हैं, शाश्वतता भी कहते हैं, और विकास के दृष्टिकोण से हम उसको समावेशी विकास भी कहते हैं। तो नया जो सोच है भूगोल में वो है पर्यावरणवाद, एनवायरमेंटलिज्म, जो कि नेचुरलिज्म और पॉसिबिलिज्म का एक मिश्रित रूप है, मिश्रित स्वरूप है, एक मिश्रण है, एक मिक्स है, मिक्सचर है, जिसमें ये कहा गया है कि हम जो भी प्राकृतिक संसाधन, जो भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन जो हमारे सामने हैं, उनको हम वर्तमान में बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें, क्योंकि उन भविष्य की पीढ़ियों ने भी उन्हीं संसाधनों पर अपने जीवन को यापन करना है। तो हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिन भी कारकों को, जिन भी तत्वों का हम अध्ययन कर रहे हैं, हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं, हम उनको उपयोग कर रहे हैं, तो हमको जो है एक लॉन्ग टर्म, एक बहुत दीर्घ काल की सोच हमको रखनी होगी। मुख्य रूप से आप देखिए, जैसे मैंने आपको एक शब्द कहा, भाई चीन का शोक जो है वांगो रिवर को कहा जाता था। आज जो है मनुष्य ने अपने ज्ञान के द्वारा और पर्यावरणीय तत्वों को अपनाते हुए चिरंतरता, शाश्वतता, संपोषणीय विकास जैसे कारकों को अपनाते हुए आज वांगो रिवर को चीन का वरदान कहा जाता है, जिसको चीन का शोक कहा जाता था। तो ये केवल जो संभावनाएं हुई, ये जो पॉसिबिलिटीज़ आई, ये इस तरह की जो सोच और विचार आगे बढ़ा, ये केवल संभव हुआ है जब हमने पर्यावरणीय तत्वों को महत्व देना शुरू किया, जब हमने कहीं ना कहीं कोशिश किया कि भाई हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें, हम इसको मानव और पर्यावरण के मध्य एक बहुत ही संतुलित जो है वो एक संबंध और अंतर संबंध जो है वो विकसित हो, और जो ये प्रभाव, क्योंकि पर्यावरण मानव पर, मानव की क्रियाओं पर, और मानवीय क्रियाएं पर्यावरण पर सीधे तौर पर प्रभाव डालती हैं, तो ये सोचा गया कि हम कोशिश करें कि इसको एक संपोषणीय तरीके से, संपोषित तरीके से हम पर्यावरण को भी पोषित करना और मानवीय आवश्यकताओं को भी पोषित करना आवश्यक है। इसीलिए आपको मालूम है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहुत पहले ये कह के चले गए थे कि दिस मदर अर्थ कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन ग्रीड। कि भाई मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन जो मानव की जो इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने में ये जो अपनी पृथ्वी है, माँ पृथ्वी है, ये जो है पृथ्वी माता उसको सेटिस्फाई करने में सक्षम नहीं है। और ये भी हमको ध्यान रखना है कि बहुत पहले जो है हमारे इसमें कार्ल रिटर ने ये बहुत पहले कह दिया था, भूगोलवेत्ता, उन्होंने ये बहुत पहले कह दिया था कि देखो भाई, चेतावनी दी थी ये मनुष्य जाति को कि देखो हम लोग जो हैं एक ऐसे जहाज पर चढ़े हुए हैं, हम एक ऐसे उड़ते हुए जहाज की सवारी कर रहे हैं जिस जहाज का जो फ्यूल है, ईंधन है, वो सीमित है। तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम उड़ते रहें, उड़ते रहें, उड़ते रहें और ये ना सोचें कि हम ज़मीन पर भी गिर सकते हैं, तो ये ईंधन भी समाप्त हो सकता है, ये जो इस जहाज़ में है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास में संसाधन, रिसोर्सेज बहुत सीमित हैं, बहुत रिसोर्स हमारे बहुत सीमित हैं। इसलिए ये कोशिश करना है हमने कि जो जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जहाज़ का, हमको ये बात जो है बहुत बेहतर तरीके से हमको ये समझ होनी आवश्यक है। ऐसा कहा जा सकता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट अवर वांट्स आर अनलिमिटेड, और उसको देखते हुए हमें रिसोर्सेज का उपयोग करना है। सर, साइंस में टर्मिनोलॉजी आती है जो आजकल काफ़ी चल भी रही है कि सर GIS क्या होता है?
भौगोलिक सूचना पद्धति है ये, और ये कोई देखिए भौगोलिक सूचना पद्धति ये एक टेक्निक है, बेसिकली तकनीकी है। और तकनीकी का मतलब ये है कि विभिन्न स्रोतों से, जो विभिन्न स्रोत हैं उन स्रोतों से आंकड़ों का और सूचनाओं का संग्रह करना, उन आंकड़ों और सूचनाओं को संग्रह करके उनका विश्लेषण करना, उनको विश्लेषण करने के साथ साथ में फिर उनका निरूपण करते हुए कुछ निर्णय लेना, ये बेसिकली भौगोलिक सूचना पद्धति का काम है, एक बहुत ही सामान्य भाषा में अगर हम कहें। अब जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं इसके, वो सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं। पहले हम कहें कि 100 साल पहले जो हम भूगोल की और भौगोलिक सूचनाओं को जो हम एकत्रित करते थे वो बहुत सीमित थे, सूचनाओं के जो स्रोत थे वो बहुत सीमित थे। और ऐसे एरियाज़, ऐसे क्षेत्र जहाँ मनुष्य की पहुँच नहीं थी, जिनको हम इनएक्सेसिबल एरियाज़ कहते हैं, माना जैसे ग्लेशियर हैं, या जैसे विश्व में आप कहें तो अलास्का का क्षेत्र है, बहुत जहाँ पर बहुत कठोर जलवायु की दशाएं हैं और मनुष्य आसानी से वहाँ नहीं जा सकता। या जैसे हम कहें अंटार्कटिक है, या जैसे आर्कटिक है, ग्रीनलैंड है, या जैसे हम साइबेरिया कहें आपको, या ऐसे डेजर्ट्स हैं, ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जहाँ मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। जलवायु की दशाएं बहुत कठोर हैं, बहुत उष्ण हैं। भारतवर्ष में ही आप देखिए, जैसे हिमालय का उच्चांश वाला क्षेत्र है, ग्लेशियर वाला जोन, हिमनद जहाँ पर हैं, या जैसे लद्दाख है, एक कोल्ड डेजर्ट है, पूरा ठंडा रेगिस्तान है। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं इन क्षेत्रों में जहाँ मनुष्य के पाँव आज तक नहीं पड़े। तो ऐसी जगह की सूचनाओं को एकत्र करना बहुत मुश्किल था 100 साल पहले, 150 साल पहले ऐसी सूचनाएं नहीं आती थी। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर किस तरह की प्रकृति है, किस तरह के लोग हैं, इनकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी जो है सैटेलाइट इमेजरीज और रिमोट सेंसिंग जिसको हम कहते हैं, सुदूर संवेदन जो एक तकनीक है जिसमें कि विभिन्न तरह के जो इंफॉर्मेशंस हैं, सैटेलाइट्स के द्वारा विभिन्न तरह की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं उन सैटेलाइट इमेजरीज़ के, ऐसे छाया चित्रों के, और उन छाया चित्र जहाँ पर कि मनुष्य नहीं जा सकता, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करके उन सैटेलाइट इमेजरीज़ के थ्रू जो है वो सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। और भौगोलिक सूचना पद्धति जो सॉफ्टवेयर, तमाम तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं वैज्ञानिक तरीके से, जैसे ArcGIS है, या जैसे ये ArcInfo है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहाँ पे सैटेलाइट इमेजरीज़ के मानचित्रों को विश्लेषण करके बहुत सारे निर्णय लिए जा सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये बहुत चर्चा में रहा है, IPCC जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक वैज्ञानिकों का जो पूरे वैश्विक स्तर पर जो एक समूह है, ये IPCC की रिपोर्ट्स आई तो IPCC ने जो अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, जो प्रिडिक्शन किया है, जो भविष्य का प्रिडिक्शन किया है कि अगर जलवायु परिवर्तन इसी गति से होता रहा तो क्या क्या संभावनाएं हैं फ्यूचर में, भविष्य में, ये उन्होंने बताया। तो ये संभावनाएं केवल तभी हो पाई जब सैटेलाइट इमेजरीज उनके पास में थी। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरीज का बेहतर तरीके से उपयोग किया और बताया कि भाई अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो कब तक पिघल जाएगी। फिर उन्होंने ये भी बताने का कोशिश किया कि जलवायु परिवर्तन के केवल नकारात्मक प्रभाव नहीं है, जलवायु परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव भी हैं। जलवायु परिवर्तन से ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो हैं उभर करके आए हैं जहां बर्फ़ पिघली है और वहां पर घास के बड़े बड़े मैदान जो हैं वो उभर करके आए हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हुए हैं जहाँ पर कि पहले सेब जो है, एप्पल नहीं होता था, आलू नहीं होता था, आज ऐसी बहुत सारी फसलें जो हैं उन क्षेत्रों में हुई है, क्योंकि तापमान बढ़ गया, उन क्षेत्रों में तापमान बढ़ गया। पहले ठंडा था तो कुछ नहीं होता था, इतनी कठोर थी जलवायु, लेकिन अब जो है थोड़ा सा गर्मी आने से वहाँ जो है तमाम तरह की फसलें हो रही हैं। वहाँ पर जैसे लद्दाख में ही आप देखिए, लद्दाख में सब्जी उगाई जा रही है कई क्षेत्रों में। लद्दाख में कुछ नहीं होता था, बैरन था पूरा, लेकिन आज जो है वहाँ पर कई क्षेत्रों में जो है सब्जी उत्पादन हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास में इस तरह का जो जलवायु की दशाएं हैं या इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, भौगोलिक सूचना पद्धति इस तरह के प्रदेशों का अध्ययन करने में एक तो सक्षम हुई है। माइक्रो लेवल पर भी भौगोलिक सूचना पद्धति का अपना एक अलग महत्व है। खासकर जब हम
क्षेत्रीय नियोजन करते हैं, रीजनल प्लानिंग करते हैं। रीजनल प्लानिंग में अगर हमको टाउन प्लानिंग करनी है, किसी शहर की प्लानिंग करनी है, जैसे स्मार्ट सिटीज़ का आजकल एक बहुत बड़ा बोलबाला है कि स्मार्ट सिटीज़ बननी चाहिए, तो ऐसे स्मार्ट सिटीज़ कैसे बने, इसमें जीआईएस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जीआईएस के थ्रू हम पूरे उसका लैंड यूज़ प्लानिंग कर सकते हैं, पूरे शहर का लैंड यूज़ प्लानिंग कर सकते हैं, भूमि उपयोग नियोजन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर खाली भूमि है, कहाँ पर ग्रीन पार्क्स बना सकते हैं, कहाँ पर हम जो है जो ट्रांसपोर्ट का लेआउट बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से एरियाज़ हमारे अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड मेट्रोज़ हैं वो कहाँ कहाँ उनकी पॉसिबिलिटीज़ है, किस तरह का रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब हम ये जीआईएस इसको करने में सक्षम है। बहुत बड़ा एरिया है ये, जिसमें कि भूगोल और ज्योग्राफी में भी इसका बड़ा उपयोग हो रहा है। और एक बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भौगोलिक सूचना पद्धति का जो उपयोग है वो प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में है। जो लगातार जो तमाम तरह की आपदाएं आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाओं में आप देखिए 3 तरह की मुख्य चीज़ें हैं कि प्राकृतिक आपदा से पूर्व जो है आपकी तैयारी क्या है। आप अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो आप किस तरह से तैयार हैं, क्या आपकी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिलिएंट हैं कि भाई वो जो भूकंप से उन पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे जापान ने वो तकनीकी अपनी तैयार की है, जापान में हर घंटे में जो है भूकंप आता रहता है, लेकिन वो नुकसान नहीं होता वहाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स इस तरह की बनाई है कि उसका नुकसान नहीं होता। इसी तरह से तो एक उस आपदाओं के प्रबंधन में पूर्व में क्या चेतावनी सिस्टम, जो जिसको हम कह सकते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग में समाज को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को अर्ली वार्न करना, पहले से बताना कि भाई अर्थक्वेक आ सकता है, कि भाई अभी बाढ़ आ सकती है, कि अभी भूस्खलन हो सकता है, अभी अतिवृष्टि हो सकती है, अभी बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह से उनको, कम्युनिटी को वार्न करना, ताकि मानवीय क्षति और संपत्ति की क्षति कम से कम हो। आज आप देख सकते हैं पूरे विश्व में आपदा की जो आवृत्तियां बढ़ने के कारण यहाँ पर विकसित और अविकसित कुछ आपदा ये तो नहीं देखती है कि मैं विकसित देश में नहीं आऊँगी या मैं अविकसित देश में नहीं आऊँगी। वो किसी भी देश को तहस-नहस कर सकता है कभी भी, किसी भी समय। आपदाओं का सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं कि ये जो हैं बहुत तेज़ी में आती हैं, बिना बताए हुए आती हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हैं, जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। गरीब और जो आदिवासी हैं, वनवासी लोग हैं, प्रकृति पर निर्भर लोग हैं, किसान हैं, इस तरह के लोगों को सबसे ज़्यादा क्षति जो है आपदाएं पहुंचाती हैं, क्योंकि वो उनके सामना करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो प्राकृतिक आपदाओं में एक जो प्राकृतिक आपदा से पूर्व की तैयारी में भौगोलिक सूचना पद्धति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपदाओं के दौरान दूसरा जो पक्ष है कि जब आपदाएं जब आती हैं, आ जाती हैं, तो उस दौरान किस तरह से हम इनके प्रबंधन में इनको कैसे हम व्यवस्थित करें, कैसे हम आपदाओं से उनका सामना करें, इसमें भी बहुत बड़ा जो है भौगोलिक सूचना पद्धति का योगदान है। और आपदा के बाद जो रिलीफ और इस तरह की जो क्षेत्र है, किन किन एरियाज़ में कौन कौन से एरिया ज़्यादा प्रभावित हैं, कहाँ हमको तुरंत जो है राहत और इस तरह के सामग्रियों को पहुँचाना है, या हेल्थ और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को करना है। इसी आप पिछले पेंडेमिक में जीआईएस ने बहुत बड़ा मदद किया है, जो ये कोरोना जो पेंडेमिक था पूरे विश्व में जो आया, तो इसमें इसका मैपिंग करने में, इसको रिसर्च करने में, कौन कौन से एरियाज़ को कैंटोन सबसे पहले ऐसे जोन्स बनाए जाएं, संक्रामक जोन्स बनाए जाएं, जहां पर कि पूरी तरह से वो सुरक्षित हो सके और वो फैल ना पाए। तो इसमें जीआईएस ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने इस तरह के जो जोन्स थे, कैंटोनमेंट जोन्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको चिन्हित करके प्रशासन के साथ में जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन किया है। तो ये जो भौगोलिक सूचना पद्धति है, ये भूगोल के तमाम जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, इन सब शाखाओं में ये सहयोगी के रूप में, और आज जो है इस तकनीक का प्रयोग एक विकसित क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र में और नियोजन के क्षेत्र में जो है इस पद्धति का और इस तकनीक का उपयोग बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है।
और मुझे लगता है कि और प्राकृतिक संसाधनों के आकलन में और प्राकृतिक संसाधनों के असेसमेंट करने में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है कि किसी भी क्षेत्र में कितना नेचुरल रिसोर्स है और किस क्षेत्र में कौन सा नेचुरल रिसोर्स की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज और पोटेंशियल है, ये देखने में भी भौगोलिक सूचना पद्धति का बहुत बड़ा योगदान है। सर धन्यवाद, आपने इतने आसान शब्दों में और विभिन्न उदाहरणों के साथ आपने जीआईएस के बारे में बताया। सर ज्योग्राफी में एक टर्म और आता है कि जीपीएस क्या होता है, तो सर हमारे दर्शकों को निवेदन है कि फिर से आसान शब्दों में बताइए कि जीपीएस क्या होता है और जीपीएस वर्क कैसे करता है। जीपीएस भी एक टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है। जीपीएस जो है इसको ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम बोलते हैं और ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम जो है उसका सीधा अर्थ ये है कि भाई कोई भी तत्व, कोई भी कारक, चाहे वो मानवीय हो चाहे वो प्राकृतिक हो, उसकी जो स्थिति है ग्लोब में कहाँ है। अब देखिए ग्लोब में, क्योंकि भूगोल में एक बहुत बड़ा विषय, एक बहुत बड़ा पक्ष ये उभर करके आता है कि किसी भी देश की, किसी प्रदेश की, किसी राज्य की, किसी व्यक्ति की स्थिति कहाँ है, ये बहुत बड़ा विषय है। अवस्थिति जिसको हम कह सकते हैं, लोकेशन। अब जैसे लोकेशन का मतलब आप देखिए ज्यामितीय लोकेशन भी होती है। ज्यामितीय लोकेशन का मतलब ये हुआ कि अक्षांश और देशांतरीय। हम कहीं पर भी बैठ करके जीपीएस के माध्यम से हम किसी प्लेस का अक्षांशीय और देशांतरीय अगर विस्तार जानते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पृथ्वी में इसकी जलवायु क्या होगी, जलवायु की दशाएं क्या होंगी, यहाँ पर किस तरह का धरातल होगा, धरातलीय बनावट होगा, यहाँ पर किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ होंगी। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी सागरीय स्थिति होती है। सागरीय स्थिति का मतलब जहाँ सागर है, जहाँ पर सी है, सी कोस्ट्स हैं, ऐसे सी कोस्ट वाले ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एक सागरीय स्थिति में हैं, जहाँ केवल एक ही सागर है, बीच में एक सागर है और उसके तट पर वो देश बसे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं द्विसागरीय स्थिति वाले हैं, जहाँ दो सागर हैं, जैसे इंडिया है, दो सागरीय स्थिति वाला है। ऐसे बहुत सारे हैं जो तीन सागरीय स्थिति वाले हैं, जो तीनों तरफ से सागर से घिरे हुए हैं। और ऐसे भी बहुत सारे हैं जो बहुसागरीय, जिनको द्वीप कहते हैं। द्वीप जो है वो बहुसागरीय हैं, चारों तरफ से सागर से घिरे हुए हैं। तो अगर हम इस तरीके से और ये एक स्थिति है। दूसरी ऐसे भी हैं देश जो कि जहाँ कोई सागर नहीं है, जिनको हम बफर स्टेट भी कह सकते हैं, जिनको हम इंटरनल स्टेट भी कह सकते हैं। ऐसे राज्य और ऐसे देश जो आंतरिक क्षेत्रों में, जहाँ सागर की कोई, सागरों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए जो भी सागरीय जलमार्ग हैं वो पृथ्वी के ऊपर किसी भी तरह का जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन की सुविधाएं हैं, उन परिवहन सुविधाओं में सबसे सस्ता अगर कोई जलमार्ग है तो वो सागरीय जलमार्ग है। वो सबसे सस्ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो सामान को ढोने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सागरीय जलमार्गों का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे देश जिनके पास की बहुसागरीय व्यवस्थाएं हैं, 3 सागरीय हैं, 2 सागरीय हैं, या हम ये कहें कि 1 सागरीय भी है, ऐसे देश निश्चित रूप से बहुत समृद्ध हैं। अमेरिका को आप देख लीजिए, अमेरिका के विकास में सागर का बहुत बड़ा महत्व है ना। इसीलिए उन्होंने जो है आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के विकास, डेवलपमेंट जो है वहाँ पर संचालित हो सके। तो स्थिति ये स्थिति भी एक बहुत बड़ी कारण है। इसी तरह से आप देखेंगे कि कभी कभी कोई नगर या कोई शहर, उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी जो सिचुएशन है, परिस्थितियाँ, वो अच्छी है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ उत्तराखंड में। जैसे उत्तराखंड में आप देवप्रयाग को देखिए। देवप्रयाग से आप हमेशा आते जाते होंगे, श्रीनगर के लोग तो अक्सर वहाँ से आते जाते हैं। तो देवप्रयाग की भौगोलिक स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से। समतल भूमि नहीं है, ढाल जो है वो समतल, या हम कहें कि बहुत सम ढाल नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पर जो है बहुत अच्छी, या हम ये कहें कि कोई ऐसी उर्वरक ज़मीन या इस तरह की भी कोई ज़मीन नहीं है। लेकिन देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग एक टाउन है, एक टाउनशिप है, वहाँ पर लोग रहते हैं। और देवप्रयाग भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा वहाँ से शुरू होती है। गंगा स्टार्ट फ्रॉम देवप्रयाग। पूरे विश्व में देवप्रयाग का नाम सब जानते हैं।
अब आप कहेंगे साहब देवप्रयाग और सारे विश्व के लोग उसको जानते हैं, तो देवप्रयाग की साइट अच्छी नहीं है, भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है बसावट के लिए, बट सिचुएशन इज गुड। सिचुएशन क्या है कि वहाँ से गंगा बनती है, गंगा का मिलन होता है, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थल है, संगम स्थल है। तो वो सिचुएशन जो है वो क्या करती है, देवप्रयाग के नाम को और उस बसावट के नाम को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। तो वो उसकी परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थितियों ने उसको देवप्रयाग को जो है उस ऊंचाइयों पर ले गई गंगा बनने के कारण। तो स्थिति और परिस्थिति ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर कि आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट जंक्शंस, ऐसे जंक्शंस जहां शहर बनने की कोई संभावनाएं नहीं थी, लेकिन वहां पर आकर के बहुत सारी जगह से जो है वो सड़कें आकर के मिलती हैं, रेलवे आकर के मिलती हैं, या हवाई जहाज़ का। आप फ्रैंकफर्ट को देखिए जर्मनी में, तो फ्रैंकफर्ट जो शहर है वो कहीं से शहर नहीं बना, जब वहाँ पर फ्लाइट आनी शुरू हुई तो एक ऐसा जोन बना वहाँ पर, एक जंक्शन बना वहाँ पर, तो फ्रैंकफर्ट जो है पूरा शहर बन गया। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ऋषिकेश है, ऋषिकेश पूरा शहर, कोई ज़रूरी नहीं था ऋषिकेश शहर बनता, लेकिन क्योंकि ट्रेन वहाँ पर ख़त्म होती है और पहाड़ चढ़ने के लिए जो है वो गाड़ियाँ शुरू होती हैं, ट्रेन नहीं चलती फिर वहाँ से आगे, तो ट्रेन स्टॉप हो गया वहाँ पर, ट्रेन का दूसरा साधन जो है वहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ शहर बन गया। तो स्थिति और परिस्थितियाँ जो हैं, फुट हिल्स के टाउन्स, ज़्यादातर पहाड़ों के फुट हिल्स के टाउन इसीलिए ऐसे बने हैं, तो परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम का अपने आप में एक महत्व है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये हमारा फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन है, इसी मोबाइल फ़ोन के बराबर जो है वो जीपीएस होता है इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर, इसमें जब हम इसको संचालित करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो एक्टिव करने पर ये इसका सीधे सैटेलाइट के साथ में इसका रिलेशंस, इसका कांटेक्ट होता है। और जब ये सैटेलाइट के साथ में कांटेक्ट इसका हो जाता है तो सैटेलाइट अपने सिग्नल देने शुरू कर देते हैं इसमें। जी सर। जब 4-5 सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं जीपीएस में, तो आप समझिए कि नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट विल गिव एक्यूरेट रीडिंग्स, एक्यूरेसी इसमें आनी शुरू हो जाती है जब 4-5 सैटेलाइट के सिग्नल्स इसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम इसको किसी भी स्थान पर, धरातल के किसी भी प्लेस पर हम इसको साथ ले जा सकते हैं, और इसमें हम एक तो ज्यामितीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तुरंत ये दे देता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, किस जगह पे हैं। एक तो ये दे देता है, तो हम उस स्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बना लेते हैं, लिख लेते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ये देता है वो ये देता है कि कितनी ऊंचाई पर आप हैं, ऊंचाई जिसको हम एलिवेशंस भी कहते हैं। तो ये जो एल्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं कि इस समय हम जो समुद्र तल है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये जानकारी दे देते हैं। जीपीएस के थ्रू हम अगर मूव करते रहें, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करते करते हम इसको मैप भी हम इसका बना सकते हैं, मानचित्र भी हम जीपीएस के थ्रू बना सकते हैं। किसी एरिया का, किसी छोटे से एरिया का हम मैप भी इसके थ्रू बना सकते हैं, मानचित्रण भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और कंप्यूटर से लिंक कर दें तो इस तरह के मानचित्रण, आज जीपीएस का बहुत बड़ा उपयोग है। आप देखिए बहुत कॉमन भी हो गया अब तो। अब आपने देखा होगा कि कारों में भी लगा रहता है। आप किसी शहर में अगर जा रहे हैं तो वो जो टोटल उस शहर का जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, कौन सी रोड कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, कौन प्लेस कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें सब डेवलप्ड हैं, ये पहले से ऑलरेडी जो है इंस्टॉल्ड हैं। और फिर हम जीपीएस के थ्रू जो है आसानी से उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी स्थान पर जो है, लोकेशन पर जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जीपीएस का आज की आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक युग में इसका बहुत बड़ा महत्व है। उस संसाधनों को, रिसोर्सेज को चिन्हित करना हो, संसाधनों की खोज करनी हो, हमको नए नए स्थल और नई नई संभावनाओं वाले क्षेत्रों की खोज करनी हो, उनको तलाशना हो, और या फिर नगरीय और शहरी क्षेत्रों में ट्रैवल करना हो, टूरिज़्म के क्षेत्र में हम इसको बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं। ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, और इसको जो है भविष्य में भी इससे बहुत सारी समस्याओं का निदान इससे संभव है। सर ज्योग्राफी में सर एक टर्म और आता है जिससे हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। तो सर कार्टोग्राफी क्या होता है, और पुराने समय पे सर जब मैप कैसे बनाया जाता था, क्योंकि आजकल तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है,
और जो सर हम मैप देखते हैं कि कोई भी प्लेस देखते हैं तो वो अनइवन होता है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं वॉल्केनो हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं रोड हैं, कहीं समतल हैं। तो कार्टोग्राफी क्या होता है और पुराने समय में मैप किस तरीके से बनाए जाते होंगे? ये मूल जो है मानचित्रण तो भूगोल का एक मौलिक और उसकी जड़ में है। हम ये कह सकते हैं कि बिना मानचित्र के तो भूगोल कहीं है ही नहीं। मानचित्रण अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा विषय रहा है। और मानचित्र का प्राचीन काल में जहाँ तक हम बात करें तो प्राचीन समय, अभी तो आधुनिक मानचित्रण जो है बहुत आधुनिक तकनीकी से होने लगे हैं। प्राचीन काल में जो भौगोलिक ज्ञान का और मानचित्रण का विस्तार था, टॉलमी से लगभग शुरुआत इसकी मानी जाती है। टॉलमी ने बहुत अच्छे रिफाइन और संशोधित मानचित्रण जो है प्रस्तुत किए थे। तो मानचित्रण करने के लिए प्राचीन काल में भूगोलवेत्ता एक तो भ्रमण करते थे, स्वयं भ्रमण करना। और भ्रमण करने का मतलब ये था कि वो किसी भी दिशा की ओर भ्रमण करते थे। उस समय एकमात्र जो ज्ञान था वो ज्ञान था दिशाओं का। दिशाओं का क्या ज्ञान था? पूरब को आइडेंटिफाई कर लिया करते थे कि भाई सब जानते थे कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है। तो ये था कि सूरज पूरब से निकलता था, तो निश्चित रूप से अगर सूरज पूरब से आ रहा है तो पश्चिम दिशा का पता चल जाता था। जी सर। कि भाई हम अगर सूरज को देखा कि पूरब में है तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता था कि अच्छा ठीक है, पूरब की तरफ हैं तो इसका सीधा अर्थ ये है कि भाई हम लोग जो हैं वो कर रहे हैं। तो फिर टॉलमी ने एक जगह कहा भी है कि हम पूरब की तरफ अगर हैं तो पूरब की तरफ आप फेस कर दीजिए। अगर आप पूरब की तरफ फेस करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे जो लेफ्ट वाला साइड है, जो आपका बायां है, वाम अंग है, वो आपका उत्तर की तरफ होगा। ये उन्होंने एक अनुमान था उस समय कि आप उत्तर की तरफ हैं। अगर वो उन्होंने उत्तर ढूंढ लिया तो दक्षिण अपने आप मिल गया। तो 4 दिशाओं का ज्ञान होता था। मुख्य रूप से प्राचीन काल में जो है सामुद्रिक यात्राएं बहुत होती थी। सामुद्रिक यात्राओं में सामुद्रिक यात्राएं जो हैं वो दिशाओं के आधार पर होती थी। आप किस दिशा में जा रहे हैं, हवाओं का जो दिशा है वो किस तरफ है, तो आप उसी तरफ चले गए। तो एक तो ये था कि भ्रमण के द्वारा पूरी भ्रमण करना। दूसरा था कि जब पुराने लोग भ्रमण करते थे तो वो क्या करते थे कि वो कुछ सूचनाओं का एकत्रण भी करते रहते थे। सूचनाओं का एकत्रण करना, जहाँ गए जैसा देखा उसको समझा और उसको कहीं ना कहीं अपने उसमें रखा और उसकी व्याख्या की। फिर लौट करके फिर उसकी व्याख्या की, अरे हम वहाँ गए, हमने वहाँ ऐसा देखा। तो फिर उसका धीरे धीरे स्केच बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे उसका स्केच बनाया उन्होंने, रफ एक स्केच बनाया कि भाई हम गए तो वहाँ स्थल खंड था, तो कितना जितनी उनकी रीच थी वहाँ तक का स्थल खंड बनाया, जितनी रीच थी। लेकिन पूरा ज्ञान जो है, पूरे पृथ्वी का जो ज्ञान है, वो तो बहुत बाद में वास्को डी गामा, कोलंबस, जब इन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की, जब टॉलमी ये लोग थे, जब इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं की, या जैसे फ्रेडरिक रेडजेल थे, इन लोगों ने उन यात्राओं के द्वारा जो है मानचित्रण का काम शुरू हुआ। और फिर मानचित्रण में जो असली जो स्वरूप उसका सामने आया वो स्केल के माध्यम से आया। जब पैमाने के द्वारा मानचित्र बनाए जाने लगे, क्योंकि बिना स्केल के तो वो स्केच है, वो केवल एक दृश्य चित्र है, भूदृश्य है, अगर हम उसमें स्केल नहीं करते। स्केल के बाद में कोई भी स्केच, कोई भी भूदृश्य, कोई भी भू आकृति जो है वो मानचित्र के रूप में तब्दील हो जाती है जब उसमें स्केल आ जाता है, पैमाना आ जाता है। पैमाने से हम देख सकते हैं। तो पैमाने के बाद में फिर दिशा का ज्ञान कि किस दिशा में है, उत्तर का है, दक्षिण का है, पूर्व पश्चिम। तो धीरे धीरे आप ये समझिए कि लगभग 18वीं शताब्दी से भूगोल में मानचित्रण का जो प्रयोग है वो प्रारंभ हो गया था और धीरे धीरे उसमें संशोधन होते रहे और जो आज हमारे सामने जिस रूप में मानचित्र है वो आज एक बहुत ही उत्कृष्ट संशोधित रूप में हमारे समक्ष है, कंप्लीट है। तो आप देख सकते हैं। लेकिन एंशिएंट टाइम में जो है बहुत कठिनाई से मानचित्रण का काम आगे बढ़ा है, मानचित्र बनाए गए हैं और वो केवल तमाम तरह की जो यात्राएं हुई, उन यात्राओं के कारण जो कुछ लोगों ने देखा, सुना और समझा,
उसके द्वारा मानचित्रों का निर्माण किया गया। साथियों, आज की इस वीडियो में हमने जाना जीपीएस क्या होता है, जीपीएस कैसे वर्क करता है, जीआईएस क्या होता है, जीआईएस कैसे वर्क करता है, कार्टोग्राफी क्या होती है, पुराने समय पे कैसे हम एंशियंट टाइम पे मैप को डिस्कवर करते थे या मैप बनाते थे, और आज के समय में ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी वास्ट है ज्योग्राफी। तो इन सब विषयों में हमने बात करी, और इन सब विषयों में बात करने के लिए हमारे साथ थे प्रोफेसर एम.एस. पंवार, जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सारे विषयों में बड़े ही आसानी से, बड़ी आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको इसके लिए हेल्पफुल मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी मिलेगी। और सर, आशा करता हूँ मैं कि आप लगातार हमारे साथ इस तरह से जुड़ते रहेंगे, और जितने भी टर्म्स हैं ज्योग्राफी में, या जितने भी आजकल नॉलेज अपग्रेड हो रहा है ज्योग्राफी में, उसके लिए हमारे साथ आप चर्चा करेंगे। तो सर, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल का भी, और पूरी टीम जो इससे जुड़ी हुई है, और विशेषकर जो है डॉक्टर देवेंद्र सिंह और उनके जो टीम है, टीम के सदस्य हैं, उन सब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे आपने इस विषय पर वार्ता के लिए आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। तो साथियों, लगातार हम जो एजुकेशनल पर्पस की वीडियो हैं उसको ला रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।